हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको पता ही है, अभी राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के ऊपर टॉपिक चल रहा है। तो मैं इससे पहले अपनी 2-3 वीडियो डाल चुका हूं। बस बाकी की सारी जातियां करा दी हैं। अभी बस भील जाति और गरासिया जाति जनजाति रह गई हैं। तो आज मैं आपको भील जनजाति के बारे में बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, भील जनजाति देखते हैं। तो यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो कौन सी है? भील जनजाति है। तो अपना दूसरा पॉइंट है, यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है और पहली है मीणा जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, तो भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है? तो वो है द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भील शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका आंसर होगा हमारा द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका अर्थ क्या होता है? तो भील शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है तीर चलाने वाला, यानी ऑप्शन में यहाँ पर ये भी मिल सकता है अकेला कमान। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो सर्वाधिक भील उदयपुर के जो बहुमत क्षेत्र है उदयपुर में, वो वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वाधिक जो भील जनजाति है वो राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? तो वो है उदयपुर ज़िले में। उदयपुर ज़िले के कहाँ पर है? बहुमत क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ पर है हमें याद रखना है? बहुमत क्षेत्र अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये उदयपुर सभी को याद रह सकता है मगर बहुमत थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए बहुमत को अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला पॉइंट्स है, कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को बनपुत्र कहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता दूँ, जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने सभी को अलग अलग माना है। तो इनको आप सभी थे वो अच्छी तरीके से याद रखना है इस पॉइंट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या माना है। तो इन्होंने माना है बनपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि भील हैं वो स्वयं को क्या मानते हैं? महादेव जी की संतान मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भील हैं वो स्वयं को क्या मानते हैं? महादेव की संतान मानते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या माना है या क्या कहा है? तो वो है बनपुत्र कहा है। और भील स्वयं को किसकी संतान मानते हैं? तो वो है महादेव की संतान मानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ये कि महाभारत एवं संस्कृत में भीलों को निषाद एवं बुलित कहते हैं। तो इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स हमारे ये कि महाभारत में भीलों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है निषाद नाम से जाना जाता है महाभारत के अंदर। और संस्कृत में भीलों को बुलित कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये दो क्वेश्चन याद रखने हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं कि संस्कृत में भीलों को क्या कहते हैं? तो वो है बुलित। और महाभारत में भीलों को किस नाम से उपाधि दी गई जाना गया है? तो वो है निषाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात करते हैं हम अगले टॉप पॉइंट्स की। तो वो हैं टॉलेमी नामक के जो इतिहासकार थे, इन्होंने भीलों को फ्लाइट यानी तीरंदाज कहा है। तो ये आपको याद रखना है कि भीलों को तीरंदाज या फ्लाइट किसने कहा है? तो वो हैं इतिहासकार टॉलेमी हैं। इन्होंने भीलों को फ्लाइट या तीरंदाज कहा है। और एक इतिहासकार हुए हैं रोने। तो रोने नामक अंग्रेज ने भीलों का जो मूल स्थान है वो कहाँ से बताया है? मारवाड़ से बताया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि वह कौन से अंग्रेज़ थे जिन्होंने भीलों का मूल स्थान मारवाड़ को बताया है? तो वो है रोने नामक अंग्रेज़। तो आपको ये याद रखना है। या फिर ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन कि रोने नामक अंग्रेज़ ने भीलों का मूल स्थान क्या माना है? तो वो है मारवाड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है अच्छी तरीके से। अब हैं हमारे अगले इतिहासकार, अगला पॉइंट्स। तो D.N. मजूमदार ने अपनी पुस्तक रेस एंड कल्चर में भीलों का संबंध है वो क्या है? नीग्रो जाति से बताया है। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि नीग्रो जाति से संबंध किसने बताया है? किस इतिहासकार ने बताया है? भीलों का संबंध है वो नीग्रो जाति से किसने बताया है? तो D.M. मजूमदार ने बताया है। और
D.R. मजूमदार ने भीलों का संबंध किस जाति से बताया है, तो वो है नीग्रो जाति से। और किस पुस्तक में से बताया है, तो वो है रेस एंड कल्चर। तो ये आपको इस पॉइंट्स में से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखने हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट्स क्या है। तो अगला पॉइंट्स हमारा ये कि भीलों के घरों को कू कहा जाता है। फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, भीलों में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपके मैंने भीलों में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आऊँ, ये आपको याद रखने ही रखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हर व्यक्ति चक्कर खा जाता है और गलत कर देता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि भीलों के जो घर हैं उन्हों को तो कू कहा जाता है और घरों का जो समूह है उनको पाल कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है बिना डाउट्स के कि घरों को तो कू कहा जाता है और घरों के जो समूह होते हैं उसको पाल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अब अगले 2 पॉइंट्स हैं ये भी आपको ऐसे ही डाउट्स वाले हैं, तो इसको देखिए। जो घरों के समूह है उसको पाल कहते हैं और जो पाल का मुखिया होता है उसको पालकी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और भीलों के मुखिया को वैसे गमैती, तदवी एवं वंशावली भी कहा जाता है। तो जो घर का जो पाल का मुखिया होता है उसको तो पालकी कहा जाता है, लेकिन भीलों के जितने भी जो समूह होते हैं उनके पाल होते हैं, उनका जो मुखिया है उनके ऊपर एक मेन मुखिया होता है, उसको गमैती, तदवी या वंशावली कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आए कि भीलों के मुखिया को कहा जाता है, तो इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन में हो सकता है। गमैती हो सकता है, तदवी हो सकता है, वंशावली हो सकता है। या फिर ऐसे आए क्वेश्चन कि पाल का मुखिया कहलाता है, तो वो है पालकी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये बिना डाउट्स के याद रखने हैं चारों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें चक्कर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए भीलों का रडघोष क्या होता है, फायरे फायरे होता है। और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भीलों का रडघोष को क्या कहा जाता है, तो वो है फायरे फायरे। ये आपको याद रखना है। या फिर ये मान लो कि फायरे फायरे किस जनजाति का रडघोष है, तो वो है भील जाति का। ठीक है फ्रेंड्स। जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसे पाथरिया या पाकरिया कहा जाता है। और ये पाथरिया या पाकरिया जो शब्द है ये उस व्यक्ति को क्या है, सम्मान देने के लिए पुकारा जाता है या बोला सम्मान के लिए रूप में जाना जाता है। पाकरिया शब्द उपाधि दी जाती है उसे। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो वो है पाथरिया या पाकरिया, ऑप्शन वो होगा। तो आपको इसमें से देख लेना है और इस पर टिक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक सम्मान देने वाला शब्द है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो भीलों के जो गोत्र हैं उनको क्या कहा जाता है, अटक। तो आपको ये याद रखना है कि भीलों के गोत्रों को क्या कहा जाता है, अटक कहा जाता है। भीलों की जो उपचार पद्धति होती है उसको डाम कहते हैं। तो भीलों की जो उपचार पद्धति है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डाम कहते हैं। भीलों के जो कुल देवता हैं उनको क्या कहा जाता है, टोटम। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, टोटम। तो आपको ये याद रखने हैं, ये सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। और बहुत सारे डाउट्स पड़ जाते हैं इसके, इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है कि इनके गोत्र हैं वो अटक है, इनकी उपचार पद्धति है वो डाम कहलाती है, इनके कुल देवता को टोटम कहा जाता है और उनकी जो कुल देवी है उसको आजमा माता या केलड़ा माता के नाम से जाना जाता है। और भीलों की जो लोक देवी होती है उनको भराड़ी माता कहा जाता है, जिनका चित्र लड़की के विवाह पर दीवार पर बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो भीलों की जो कुल देवी हैं उनको क्या कहा जाता है, आमजा माता या केलड़ा माता कहा जाता है। लेकिन भीलों की जो कुल देवी हैं उनको भराड़ी देवी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कुल देवी है भराड़ी, कुल देवी को क्या कहा जाता है, भराड़ी देवी कहा जाता है। और जबकि वो लोक देवी हैं उन लोक देवी को भराड़ी देवी कहा जाता है, जबकि कुल देवी हैं उनको आमजा माता या केलड़ा माता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रश्न इसमें से ये बन के आता है कि वह कौन सी जनजाति है जिसमें लड़की के विवाह पर
दीवार पर चित्र बनाया जाता है तो वो है भील जनजाति। और इसमें से क्वेश्चन ये भी बनता है कि भील जनजाति के द्वारा जो लड़की के विवाह पर दीवार पर चित्र बनाया जाता है तो वह कौन सी लोक देवी का चित्र बनाया जाता है, तो वो है भराड़ी माता। क्या है फ्रेंड्स, भराड़ी माता है, उसका चित्र दीवार पर बनाया जाता है। और किसके कब बनाया जाता है, तो वो लड़की के विवाह पर बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये कुछ मोस्ट पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। भील जाति में जो विवाह पद्धति है उसको हाथी बीड़ो कहा जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि भील जनजाति में जो विवाह पद्धति है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हाथी बीड़ो कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा अगला पॉइंट से चलिए देखते हैं क्या है। तो वो है जिसमें यहाँ किसी देववृक्ष कौन कौन से हो सकते हैं, बांस का पेड़ हो सकता है, पीपल का हो सकता है, सागवान का हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है वृक्ष, जिसको ये क्या अपना देववृक्ष को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, जिसमें वर को हरण तथा वधू को लाड़ी कहते हैं। तो क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि हाथी बीड़ो क्या है। हाथी बीड़ो क्या है, तो ये क्या एक विवाह पद्धति है जिसमें विवाह किया जाता है, तो वो विवाह पद्धति हाथी बीड़ो, जिसमें किसी देववृक्ष को यानी बांस का पेड़ है या पीपल का है या सागवान का वृक्ष है, उसको ये साक्षी मानकर क्या है फेरे लेकर उसके साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें वर को तो हरण तथा वधू को लाड़ी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हरण किसे कहते हैं, तो वर को हरण कहते हैं, और लाड़ी किसे कहते हैं, तो वधू को लाड़ी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि वर को हरण किस विवाह पद्धति में कहते हैं, तो हाथी बीड़ो पद्धति में वर को हरण और वधू को लाड़ी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। भील जाति में भंगोरिया उत्सव मनाया जाता है, जिसके दौरान भील अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि भंगोरिया उत्सव है वो किस जनजाति में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो भंगोरिया उत्सव है वो भील जनजाति में मनाया जाता है, जिसके दौरान जो भील जनजाति के जो लोग हैं वो अपना इस उत्सव में अपना जीवन साथी चुनते हैं। ठीक, भील जनजाति में विवाह हैं वो कई पद्धतियों के द्वारा किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि भीलों में कितने प्रकार से विवाह किए जाते हैं। तो पहला है हमारा हरण विवाह। तो हरण विवाह देखते हैं, इसमें लड़की को भगाकर किया जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सा विवाह है जिसमें लड़की को भगाकर किया जाता है, तो वो है हरण विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है हरण विवाह। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं और लड़की को शादी से मतलब मंडप में से या वैसे कहीं से उठा कर ले जाते हैं और ज़बरदस्ती से लड़की से क्या है किसी लड़के की शादी करा देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हरण विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम परीक्षा विवाह की। तो परीक्षा विवाह है दूसरा। तो चलिए देखते हैं, इसमें पुरुष के साहस का प्रदर्शन होता है, जैसे कि रामायण में हमारे श्री राम जी के साहस का प्रदर्शन हुआ था सभी राजाओं का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसी प्रकार का होता है। तो इसमें से प्रश्न बनेगा कि वह कौन सा विवाह पद्धति है जिसमें पुरुष को अपने साहस का प्रदर्शन करना पड़ता है, तो उसको क्या कौन सा विवाह कहते हैं, तो वो है परीक्षा विवाह है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है परीक्षा विवाह है। अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप के विवाह की। तो वो क्या है क्रय विवाह, जैसे दापा करना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए मोस्ट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार बन चुका है कि दापा है, दापा क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विवाह से संबंधित है, जो क्रय विवाह से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, इस विवाह में वर पक्ष द्वारा वधू का मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन इसमें से ये भी बनता है कि वह कौन सा विवाह है जिसमें वर पक्ष को वधू का मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है, तो वो है दापा करना या दापा विवाह या क्रय विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपने अगले विवाह की, वो है सेवा विवाह। तो इसमें है शादी से पूर्व लड़का अपने भाभी जो सास ससुर होते हैं उनकी सेवा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें याद रखना है
कि वह कौन सा विवाह है जिसमें वर है वो अपने होने वाले सास ससुर के पहले से सेवा करता है, तो वो है उस विवाह को क्या कहते हैं। तो ये सेवा विवाह, ये तो सीधा सा ही है, सीधा याद रहेगा आपको। और ये है हठ विवाह। तो इसमें लड़का और लड़की के द्वारा भागकर शादी कर ली जाती है। तो आप बोलेंगे पहला और ये वाले में क्या अंतर है, तो पहले और लास्ट वाले में यही अंतर है कि इसमें लड़की को ज़बरदस्ती से उठाकर उसकी बिना मर्जी के शादी की जाती है हरण विवाह में, ठीक है फ्रेंड्स। और हठ विवाह में लड़का और लड़की भागकर शादी कर लेते हैं, जैसे कि अब अपने यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है लव मैरिज वाला, भागकर लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, जो ये वही है हठ विवाह, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सारे डाउट्स क्लियर हो होंगे हरण विवाह और हठ विवाह में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो भील जाति के द्वारा विवाह के अवसर पर हाथी मना नृत्य किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि भील जाति में जनजाति में विवाह तो काफ़ी प्रकार से होते हैं। तो अब विवाह होते हैं तो भैया उसमें नाच गाना भी होता है। तो जो नाच गाना होता है तो उसको क्या कहते हैं भाई, तो उसको कहते हैं हाथी मना नृत्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है भील महिला जातियों द्वारा, औरतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, तो उसको हाथी मना नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, हाथी मना नृत्य। और विवाह की जो पद्धति है उसको क्या कहा जाता है, हाथी बीड़ो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है हाथी बीड़ो क्या है, तो वो भी विवाह पद्धति है, ठीक है फ्रेंड्स। और हाथी मना एक नृत्य है। तो आपको इनको बिना डाउट्स के याद रखना है। तो अब होली के अवसर पर गैर एवं नेचा नृत्य किया जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि गैर नृत्य कब किया जाता है या नेचा नृत्य कब किया जाता है। तो होली के अवसर पर किया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये है भील जनजाति के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो ये है बुढ़िया देवता। तो भैया अब देवी देवता होते हैं तो उनके लिए भी नाच गाना करते हैं कुछ लोग। तो बुढ़िया देवता जी हैं, उनकी आराधना में, उनकी भक्ति में कौन सा नृत्य किया जाता है, गवरी नृत्य किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि गवरी नृत्य है वो कब किया जाता है, तो ये है बुढ़िया देवता की आराधना में गवरी नृत्य किया जाता है। होली के अवसर पर गैर एवं नेचा नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर हाथी मना नृत्य किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखने बिना डाउट्स के। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। अब नृत्य हुआ है तो अब गाने वाले भी बात देख लीजिए। तो भील स्त्री के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे सूंबटिया कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सूंबटिया। तो क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सूंबटिया क्या है या सूंबटिया किससे संबंधित है। तो ये सूंबटिया संबंधित है भील स्त्री के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे सूंबटिया कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब भाई स्त्री की बात होगी तो अब बात करते हैं स्त्री और पुरुष के द्वारा भी गीत गाया जाता है। तो युगल रूप के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे हमसीड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हमसीड़ो। और युगल रूप मतलब जोड़े द्वारा, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। तो युगल माने होता है जोड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्त्री और पुरुष के द्वारा मिलकर जो गीत गाया जाता है उसको हमसीड़ो कहा जाता है। और अकेली स्त्री जो गाती है उसको सूंबटिया कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि हमसीड़ो क्या है। तो युगल रूप से द्वारा भील पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा या युगल रूप में गाए जाने वाले गीत है हमसीड़ो, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम इनके पहनावे की। तो पहनावे में देख लेते हैं क्या है। तो भील पुरुषों के द्वारा सिर पर जो सफ़ेद साफा पहना जाता है उसे क्या कहते हैं, पोत्या। क्या कहते हैं, पोत्या। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पोत्या क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है भील पुरुषों के द्वारा सिर पर जो सफ़ेद साफा पहना जाता है उसे पोत्या कहते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो भील पुरुषों के द्वारा जो तंग धोती एवं अंगरखी पहनी जाती है उसे ठेपाड़ा या टेपाड़ा कहते हैं। और इसी को कश्मीरी चोंगा कहते हैं। और ये तंग धोती होती है अपनी कमर से और कंधे तक, जो जैसे हम शर्ट पहनते हैं ना, इसी प्रकार की एक तंग धोती पहनी जाती है जो पहले आपने देखा हो किसानों की जातियों के द्वारा। तो एकदम से टाइट तरीके से बांधी रहती है, जैसे साधु बाबा वगैरह देखे हो आपने आते हैं वो उस तरीके से बांध के आते हैं।
तो भील पुरुषों के द्वारा जो तंग धोती एवं अंगरखी पहनी जाती है उसे टेपाड़ा या टेपाड़ा कहते हैं। और इसी को क्या है, कश्मीरी चोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, कश्मीरी चोंगा क्या है या किसे कहते हैं, तो भील पुरुषों के द्वारा जो तंग धोती या अंगरखी पहनी जाती है उसे कश्मीरी चोंगा कहते हैं। ठीक है, जिसे ठेपाड़ा एवं टेपाड़ा भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि तंग धोती एक और भी पहनते हैं ये, तो भील पुरुष घुटने तक जो धोती या लंगोटी पहनते हैं उसे खोयतू कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि भील पुरुष है जो तंग धोती एवं अंगरखी जो कमर से और यहाँ तक तंग धोती पहनते हैं कंधों तक, तो उसको तो ठेपाड़ा या कश्मीरी चोंगा कहते हैं। लेकिन जो कमर से और जो घुटनों तक जो धोती पहनते हैं उसे खोयतू कहते हैं। तो ये आपको दोनों को बिना डाउट्स के याद रखना है। अब बात करते हैं कि महिला भी क्या कौन से वस्त्र पहनती हैं। तो भील महिला घुटने तक जो वस्त्र पहनती हैं उसे क्या कहते हैं, कछाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कछाऊ। कहाँ से, कमर से लेकर घुटने तक जो वस्त्र पहनती हैं या धोती पहनती हैं उसे कछाऊ कहते हैं। ये लाल व काले रंग का घाघरा होता है। कैसा होता है, घाघरे जैसा होता है, लाल व काले रंग का घाघरा सा होता है, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कछाऊ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यही बनता है इसमें से कि कछाऊ क्या है, तो भील महिलाओं के द्वारा घुटने तक जो वस्त्र पहना जाता है उसे कछाऊ कहते हैं। और उसमें हो जाएगा भील पुरुषों के द्वारा घुटने तक जो वस्त्र पहना जाता है उसे खोयतू कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि भील महिलाएं शादी के अवसर पर जो लाल रंग की साड़ी पहनते हैं उसे सिंदूरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि विवाह के अवसर पर अगर वो लाल साड़ी पहन रही है तो उसे सिंदूरी कहेंगे। और भील जाति की महिलाएं जो पीले रंग का लहंगा पहनती हैं उसे पीरिया कहते हैं, और इसे भी शादी के अवसर पर भी पहनते हैं। तो शादी के अवसर पर जो पीले रंग का लहंगा पहनते हैं उसे तो पीले रंग का तो याद रखना है, पीले रंग से क्या याद रखना है, पीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीरिया क्या है, तो भील महिलाओं के द्वारा जो शादी के अवसर पर जो पीले रंग का लहंगा पहना जाता है उसे पीरिया कहते हैं। और लाल रंग की जो साड़ी पहनी जाती है उसे सिंदूरी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो अब बात करते हैं इनकी कृषि के बारे में। तो भील जाति के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे बालरा कृषि, झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि कहते हैं। तो स्थानांतरण इसलिए कहते हैं कि एक में कुछ ऐसे एक फसल यहाँ पर कर ली तो अगली फसल वन को, जंगलों को काट के की जाती है इनके द्वारा। मैदानी भाग तो बताता हूँ मैं, चलिए आगे। तो जब यह कृषि मैदानी भाग में की जाती है तो उसे दजिया कृषि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दजिया कृषि किसे कहते हैं, जब भील जाति जनजाति के द्वारा जो मैदानी भाग में जो बालरा कृषि या झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि करते हैं तो उसको दजिया कृषि कहते हैं मैदानी भाग में। और पहाड़ी क्षेत्र में इसे चिमाता कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में चिमाता कृषि कहते हैं। अगर मैदानी भाग में इसको कृषि को किया जा रहा है तो दजिया, पहाड़ी क्षेत्र में किया जा रहा है तो इसे चिमाता कहते हैं, चिमाता कृषि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो बालरा कृषि, झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें कुछ जंगल का कुछ हिस्सा काट लिया जाता है, पेड़ पौधों को जला करके उसको राख को एक साथ करके उसको वहाँ पर एक बार खेती की जाती है, फिर उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद अगली दूसरी जगह पर नए सिरे से फिर ऐसे ही पेड़ों को काट के जला करके उसके मैदानी वैसा भाग बना करके कृषि योग्य बना करके उसमें फिर दोबारा से खेती की जाती है। तो इसलिए इसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं, क्योंकि ये हर बार कृषि है पेड़ों को काट करके और अलग अलग स्थानों पर की जाती है। तो इसलिए ये क्या होती है, स्थानांतरण कृषि या झूमिंग कृषि कहलाती है। अब बात करते हैं कि भाई भील जाति में एक प्रथा भी चली आ रही थी, वो है डाकन प्रथा। तो डाकन प्रथा क्या थी ये मैं बताऊँ आपको। तो ये डाकन प्रथा थी वो बहुत ही बेकार थी। कैसे बेकार थी कि भाई कि कोई सी भी महिला है आपको, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे उसको छुटकारा पाना है तो उसको क्या करते थे भील जाति के लोग कि उसको डाकन घोषित कर देते। डाकन का मतलब उसको भूत प्रेत वाली वो बना देते थे कि भाई इस पर जैसे डाकन है या चुड़ैल ऐसा कोई नाम दे करके
बना करके उसके बाला को काट करके और पेड़ से लटका देते और उसको फांसी लगा के मार देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही घटिया किस्म की क्या थी, प्रथा थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी डाकन प्रथा। तो डाकन प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी, तो यह है भील जनजाति में प्रचलित थी। ठीक है, जिसमें किसी भी महिला को डाकिन घोषित कर देते थे और उसके बालों को काट करके पेड़ से लटका कर उसको क्या है, मार देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बता दिया कि डाकन प्रथा क्या थी, जिसमें किसी भी महिला को डाकिन घोषित करके और उसको मार दिया जाता था। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो ये है, अब जो डाकन प्रथा थी तो भाई काफ़ी समय से चली आ रही थी। तो एक हमारे राजा महाराजा हुए थे, महाराजा स्वरूप सिंह। तो इनका एक वो था, भीलों में एक समझदार जो सैनिक था, भीलखोर सैनिक था, तो उसने इस प्रथा पर रोक लगानी चाहिए। तो देखिए, लेकिन 1853 में मेवाड़ भीलखोर के सैनिक अधिकारी जेसी ब्रुक ने, भीलखोर से सैनिक अधिकारी कौन थे, जेसी ब्रुक ने महाराजा स्वरूप सिंह की सहायता से इस डाकन प्रथा पर क्या लगा पाई थी, रोक लगाई थी। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, तो 1853 में लगाई गई थी। किसके द्वारा लगाई गई थी, तो मेवाड़ के भीलखोर सैनिक अधिकारी जेसी ब्रुक ने महाराजा स्वरूप सिंह जेसी ब्रुक के द्वारा लगाई गई थी। और किसकी सहायता से लगवाई गई थी, तो वो है महाराजा स्वरूप सिंह थे उस समय, तो उनके द्वारा लगवाई गई थी सहायता से। तो भील जाति में जो सामुदायिक सहयोग की जो परंपरा है उसको हमला हाड़ा होड़ कहते हैं। जैसे कि सामुदायिक जैसे कि हम किसी का घर बनाते हैं आपस में, वो लोग तो घर के निर्माण में जो आपसी सहयोग करते हैं तो उसको हमला हाड़ा या होड़ कहलाती है वो। तो भील जनजाति में जो सामुदायिक सहयोग की जो परंपरा है, आप एक दूसरे को सहायता करने वाली जो परंपरा है उसको हमला हाड़ा होड़ कहते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन यही बनता है कि हमला क्या है, हाड़ा क्या है, होड़ क्या है, या किससे संबंधित है, तो वो है भील जनजाति से संबंधित सामुदायिक परंपरा। ठीक है, भील जनजाति में मृत्यु भोज को लोकाई या काठा कहते हैं। क्या कहते हैं, काठा। ठीक है फ्रेंड्स, तो भील जनजाति में जो मृत्यु भोज होता है, जिस पर अभी राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी गई है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान में मृत्यु भोज पर रोक लगाई गई है अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। तो भील जनजाति में जो मृत्यु भोज है उसको लोकाई या काठा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, लोकाई या काठा कहते हैं। अब इनके मेले हैं कुछ, तो मेले भी देख लीजिए। तो भील जनजाति के द्वारा जो बेड़ेश्वर का मेला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यह मेला नावटापुरा डूंगरपुर में लगता है। तो बेड़ेश्वर जी का मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो वो है नावटापुरा डूंगरपुर में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, तो बेड़ेश्वर जी का मेला है उसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, बेड़ेश्वर जी के मेले को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अब मेला लगता है, तो भैया कब लगता है ये भी देख लीजिए। अब तो यह माह महीना के मास की पूर्णिमा को पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेला भी लगता है तो यहाँ पर भाई किसी की पूजा भी होती होगी। तो किसकी पूजा होती है, तो यहाँ पर खंडित शिवलिंग जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, एक शिवलिंग है वो क्या है, खंडित शिवलिंग है, उसकी पूजा की जाती है। तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, तो वो है बेड़ेश्वर जी का मेला है उसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यह कहाँ पर लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर लगता है, तो नावटापुरा डूंगरपुर में लगता है। कब लगता है, तो महामास की पूर्णिमा को लगता है। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि किस स्थान पर, जैसे तो काफ़ी जगहों पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। तो ऐसे ही आएगा कि बेड़ेश्वर के मेले में किसकी पूजा की जाती है, तो वहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किस जनजाति के द्वारा, तो वो है भील जनजाति के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब है इनका दूसरा मेला। तो ये है घोटिया अम्बा जी का मेला है, घोटिया अम्बा का मेला है।
यह चैत्र अमावस्या को बागी दौरा बांसवाड़ा में भरता है। यह कब भरता है फ्रेंड्स? तो चैत्र अमावस्या की बागी दौरा बांसवाड़ा में लगता है। चैत्र अमावस्या होती है, चैत्र के महीने में अमावस्या पड़ती है, उस दिन लगता है। और कहाँ पर लगता है? तो बागी दौरा बांसवाड़ा में लगता है। और यहाँ पर किसका मंदिर है या फिर किसकी पूजा की जाती है? तो वो है ऋषभ देव जी हैं। ऋषभ देव जी का मंदिर है, वो कहाँ पर है? धूलेव उदयपुर में स्थित है। तो ठीक है, यहाँ पर ऋषभ देव जी के मंदिर है, वो धूलेव उदयपुर में है, उनकी पूजा की जाती है वहाँ पर, जिसे ऋषभ देव जी को क्या केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। ठीक है, तो केसरिया नाथ जी किसे कहते हैं? ऋषभ देव जी को ही केसरिया नाथ जी कहा जाता है। भील जाति इन पर चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी भी झूठी कसम नहीं खाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सभी जातियाँ मतलब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजाति हैं जो आपको याद रखना है कि कौन सी जनजाति है किसकी झूठी कसम नहीं खाती है। जैसे कि मैंने बताया था, मीणा जनजाति है, वो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं। और वो क्या है, कंजर जनजाति के लोग हैं, वो हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं। और ये भील जनजाति है जो कि केसरी नाथ जी की मूर्ति पर जो केसरी चढ़ाई जाती है उसका जो पानी होता है उसको पीकर कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है मेरा ये कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने आपको, इसमें से आपको राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, ये है कि बुढ़िया देवता की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये आपको बताना है कि फ्रेंड्स कि बुढ़िया देवता की आराधना में आप कौन सा नृत्य किया जाता है। तो मैंने ये आपके लिए ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसका भी राइट आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं जनजातियों से संबंधित 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं आपको तीनों की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं मैं ऐसी ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं अगले वीडियो को जैसे ही अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे कि आप सबसे पहले उसको देख सकते हैं। तो इस चैनल को मेरे को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में उन्हें सहयोग हो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।